वेलकम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो था ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 4 काइंड्स ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म एंड पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म की। ओके, तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बोला था कि ऑर्गेनिज्म which attack in or on the host body। जो ऑर्गेनिज्म क्या कर रही है, पैरासाइट किसे बोल रहे हैं हम, जो ऑर्गेनिज्म बॉडी के इन और आउटसाइड में अटैक कर रही है। इन और आउटसाइड में अटैक का मतलब क्या होता है कि एक तो तरीका होता है अटैक करने का। कंसिडर करो कि बॉडी है, एक जगह पे क्या होगा कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी पैरासाइट है, वो क्या करेगा, अपने बॉडी का एक पार्ट अंदर एंटर करेगा। तो इसे बोलते हैं हम पेनिट्रेशन। इसे हम क्या बोल रहे हैं, पेनिट्रेशन। जहां पे उसने अपने बॉडी का एक पार्ट प्लांट के अंदर या फिर किसी भी बॉडी के अंदर जहां पे वो अटैक कर रहा है उसके अंदर पेनिट्रेट कर दिया। ओके, तो इसे जो है वो 2 टाइप में डिवाइड किया है। वन है इक्टोपैरासाइट, पैरासाइट, और दूसरा है इंडोपैरासाइट। एक है इक्टोपैरासाइट और दूसरा है इंडोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट का मतलब क्या, विच अटैक आउटसाइड द बॉडी। जो क्या कर रहा है, बॉडी के आउटसाइड अटैक कर रहा है। जो माइक्रोब्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैरासाइट है, वो क्या करेगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के आउटर बॉडी पार्ट पे अटैक करेगा, बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा। इंडो पैरासाइट किसे बोला है हमने, विच अटैक इनसाइड द बॉडी। जो क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर अटैक कर रहा है, बॉडी के अंदर उसका बॉडी पार्ट एक पेनिट्रेट कर रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं इंडो पैरासाइट। अब अगर हमें एग्जाम्पल कंसिडर करना है तो एक चीज आपको पता है, मलेरिया कॉज होता है। ओके, मलेरिया कॉज होता है तो किसकी वजह से होता है, आप लोगों को पता है कि वो मॉस्किटो की वजह से कॉज होता है। फीमेल मॉस्किटो रहता है, एडेल्स, उस एडेल्स मॉस्किटो के वजह से, फीमेल मॉस्किटो के वजह से मलेरिया कॉज होता है। लेकिन मलेरिया कॉज होने वाली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है प्लाज्मोडियम। वो क्या है, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम माइक्रोब क्या करेगा, उस फीमेल मस्कीटो को अटैक करता है, फीमेल मस्कीटो के अंदर अटैक करता है। और वो फीमेल मस्कीटो जब एक किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, देन दैट डिसीज विल बी ट्रांसफर टू अ ह्यूमन बीइंग। मतलब क्या कि उस प्लाज्मोडियम ने सबसे पहले अफेक्ट किसे किया, उसने एंट्री किया फीमेल मस्कीटो के बॉडी के अंदर, मतलब खुद के बॉडी को उसके अंदर डाला। उसके बाद में ये हो गया इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अब ये फीमेल मॉस्किटो क्या करेगा, किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को अगर बाइट करेगा तो इसके अंदर का जो डिसीज है या फिर प्लाज्मोडियम वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब उसी के वजह से क्या हो गया, डिसीज कॉज हो गया। मतलब इस प्लाज्मोडियम ने क्या किया, इनसाइड द बॉडी अटैक किया। उसे हम बोल रहे हैं इंडो पैरासाइट। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंडो पैरासाइट, क्योंकि उसने इनसाइड अटैक किया। जब हम इक्टो पैरासाइट के बारे में बात करें तो इक्टो पैरासाइट का मतलब क्या कि वो आउटर साइड में अटैक करता है, बॉडी के अंदर अटैक नहीं करेगा, वो सिर्फ सपोर्ट लेगा। इंडो पैरासाइट का फिर से एक एग्जाम्पल है कि जो काऊ रहती है, उनके काऊ के इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया रहता है वहां पे प्रेजेंट। वो बैक्टीरिया क्या करता है, वहां पे उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। क्योंकि जो भी काऊ के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है सेल्यूलोज, वो उसको डाइजेस्ट करता है, उसको खाता है, वो उसका फूड होता है। और जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में काऊ के प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, वहां पे वो जो फूड काऊ ले रही है उसका डाइजेशन करने का काम वो बैक्टीरिया करता है। मतलब क्या हुआ कि उस बैक्टीरिया ने उसके अंदर अटैक किया है, बॉडी के अंदर अटैक किया है।
उसी वजह से उसे हम बोलेंगे इंडो पैरासाइट। उसे हम क्या बोलेंगे? इंडो पैरासाइट, क्योंकि उसने क्या किया? इनसाइड अटैक किया। अगर आप इक्टो पैरासाइट का एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल इपिफिटिक प्लांट्स रहते हैं। इपिफिटिक प्लांट्स, ये इपिफिटिक प्लांट्स क्या रहते हैं? जो बड़े बड़े फॉरेस्ट है, बड़े जो प्लांट्स है, ट्रीज है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज रहते हैं उनकी जो सर्कमफ्रेंस रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, साइज जो रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। तो इसके वजह से वो एक दूसरे के जस्ट साइड बाय साइड प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके वजह से इसके बेसमेंट में जो प्लांट है वो ग्रो नहीं हो पाते। छोटे छोटे जो प्लांट्स है यहाँ पे फॉरेस्ट में ग्रो होने चाहिए बेसमेंट में, वो नहीं ग्रो हो पाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट इज नॉट इजीली रीच टू दैट पोर्शन और बॉटम ऑफ द ट्री। ट्री के बॉटम में वो लाइट इजीली नहीं पहुंचती है, रीच नहीं होती है। इसके वजह से ये छोटे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस वहां पे नहीं कर पाते। तो फॉरेस्ट में ये जो छोटे छोटे प्लांट्स है, दीज स्मॉल प्लांट्स आर ग्रो ऑन द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ द ट्री। कहाँ? ये जो ट्रीज की ब्रांचेस रहेंगी ऐसी, ये हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस पे कुछ प्लांट्स, कुछ छोटे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं और उन्हें बोला जाता है एपिफिटिक प्लांट्स। अब ध्यान में रखो, ये मैंने एक ब्रांच निकाली, दिस इज वन सिंगल ब्रांच। अब इस पे बहुत बार आपने देखा होगा, कभी आप लोग ऑब्जर्व नहीं करते तो इसलिए उस चीजों को आपको पता नहीं होता, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हुए दिखते हैं आपको। तो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज एपिफिटिक प्लांट। उन प्लांट्स को क्या बोलेंगे हम? एपिफिटिक प्लांट। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये प्लांट्स ये नीचे ग्रो होना चाहिए लेकिन वो ग्रो नहीं हो पाता क्योंकि लाइट इज नॉट easily reach to the bottom of the tree, so that's why all the small plants are grow on the horizontal branches of the tree. ट्री के horizontal branches पे वो ग्रो होते हैं, वो उसका एडेप्टेशन है, वो उसी तरीके से ग्रो होते हैं। अब ये फायदा क्यों है? क्यों ये ऊपर ग्रो है? ये जो एपिफिटिक प्लांट्स है, they cannot penetrate their body part inside the horizontal branches of the tree. ट्री के हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस में खुद का बॉडी पार्ट पेनिट्रेट नहीं करते हैं। दे जस्ट टेक अ सपोर्ट ऑफ दैट ब्रांचेस। वो सिर्फ उन ब्रांचेस का सपोर्ट ले रहे हैं, उनपे अपने उनके बॉडी का कोई भी पार्ट उनपे पेनिट्रेट करके न्यूट्रिशन सक नहीं कर रहे, वो सिर्फ वहां पे ग्रो हुए फॉर अ सपोर्ट। इसे हम बोलेंगे इक्टो पैरासाइट। इसने क्या किया? सिर्फ आउटसाइड वो जाके बैठ गए। वो प्लांट्स क्या हो गए? आउटसाइड, उसका सपोर्ट लेना है, उसको बैठने के लिए जगह नहीं है, नीचे वो ग्रो नहीं हो पा रहे, ऊपर ग्रो होंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो इजीली लाइट यहाँ पे ट्रैप करेंगे और इनमें जो टिश्यूज रहते हैं, रूट्स में टिश्यू रहते हैं इन प्लांट्स के, वो टिश्यू क्या करते हैं? एनवायरमेंट से वाटर ड्रॉपलेट एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट इजीली ट्रैप हो जाती है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट करते हैं और उस वजह से वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड by the process of photosynthesis because they can absorb water from the moisture and they easily get light and prepare their own food. Okay, तो इस तरीके से जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं फॉर अ सपोर्ट, जो अटैक नहीं करते इनसाइड द बॉडी, उसे हम बोलते हैं इक्टो पैरासाइट। इसे हम क्या बोलेंगे? इक्टो पैरासाइट बोलेंगे। अगर हम फिर से इंडो का एक एग्जाम्पल ले तो आपने कस्क्यूटा प्लांट को देखा होगा। कस्क्यूटा, इट इज द अमरवेल, उसे हम अमरवेल भी बोलते हैं। ओके, ये कस्क्यूटा प्लांट क्या है कि ये अगर कोई ट्री है, ये अगर किसी ट्री का स्टेम है तो वो जो बेल है, क्लाइंबर है, वो ऐसी ग्रो होती है। कस्क्यूटा इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर जो क्या हो रही है, विच इज प्रेजेंट सराउंडिंग टू दैट स्टेम। उस ट्री के स्टेम को पूरा कवर कर लेगी और कवर करने के बाद में जहां जहां स्टेम पे अटैच हो रही है वहां वहां अपने बॉडी का एक पार्ट अंदर पेनिट्रेट करेगी। और यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम रहते हैं। आप लोगों को पता है जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम? Xylem and phloem are combinedly called as a vascular tissues. क्या बोलेंगे उसे? vascular tissues। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं वो डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले जान लो कि किसी का भी अगर किसी भी प्लांट के स्टेम का
और रूट का अगर आप सेक्शन ले रहे हो तो वहां पे अंदर जो पोर्शन है वहां पे वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं। उस वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहेंगे, और जाइलम और फ्लोएम में एक्चुअली देयर इज अ स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्या स्टोर होते हैं वहां पे? जाइलम में वाटर और मिनरल स्टोर होते हैं, और इन केस ऑफ फ्लोएम में फूड स्टोर होता है। ओके, क्या स्टोर होगा वहां पे? फूड स्टोर होगा। तो फ्लोएम में फूड स्टोर और जाइलम में वाटर और मिनरल स्टोर। अब ये कस्क्यूटा क्या करती है? अपने बॉडी का एक पार्ट पेनिट्रेट करती है इनसाइड द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में से क्या लेगी? वो वाटर और मिनरल लेगी, और फ्लोएम में से फूड लेगी, और फूड की लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगी। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, इस पे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th में आने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया। यहाँ पे वही आपको वहां पे थोड़ा सा अलग तरीके से आएगा, लेकिन इक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट आपको आएगा ही आएगा। तो आपको ये दोनों का मतलब वहां पे पता होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इक्टो एंड एंडोपैरासाइट्स। नाउ हमने अब इसमें पूरा सेल को डिस्क्राइब किया है, उसके बाद में प्रोकैरियोट, यूकैरियोट देखा हमने, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा है हमने। ओके, तो ये सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ओके, ये सारे के सारे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीजें जो हमने डिस्कस की है, ये डिस्कस की हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। नाउ अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करनी है फिर से, तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसे क्या कैरेक्टरिस्टिक वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर उसमें क्या ऐसे बेसिक कैरेक्टर है जिससे वो प्रूव कर रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ इंटरैक्टिव एंड सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनिज्म। सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ replicating and interactive organism। देखो, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड इंटरैक्टिव ऑर्गेनिज्म, ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट एंड गिव द रिस्पॉन्स टू इट। सेंस द एनवायरमेंट, living organism sense the environment and give response to it, and give response to it. It having ability to sense the environment. For example, sense the environment का मतलब क्या होता है? अगर मैं लिविंग हूँ, या फिर प्लांट्स लिविंग है, या फिर एनिमल्स लिविंग है, तो उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? जैसे हम बोल रहे हैं कि उसके जो बेसिक कैरेक्टर आपको दिए स्टडी के लिए, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एंड देन मेटाबॉलिज्म है। ओके, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। देखिए, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड इंटरैक्टिव ऑर्गेनिज्म बोला है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। दैट हैविंग एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट एंड गिव रिस्पॉन्ड टू इट। किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेंस करना और रिस्पॉन्ड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो फ्रेंड्स हैं, दो दोस्त बैठे हैं, और किसी ने एक दूसरे के साथ झगड़ा कर लिया, एक शांत है और वाइब्रेंट है, या फिर बहुत गुस्से वाला है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? अगर गुस्से वाले ने किसी को एक कान के नीचे बजा दी, तो वो क्या करेगा? कोई तो रिएक्शंस उसकी होगी, एक तो रोएगा। अगर वो किसी को आंसरेबल है या फिर किसी को आंसर देने वाला है, कोई हिम्मत वाला है, तो क्या करेगा? उसके फिर से उसका दूसरा रिस्पॉन्स क्या होगा? उसके जिसने उसे मारा है उसको फिर से कान के नीचे बचा देगा, राइट? या फिर तीसरा क्या होगा कि वो शांत बैठेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि वो कुछ भी नहीं करेगा, नो रिस्पॉन्स, बिल्कुल शांत, मतलब इधर भी मार दो इधर भी मार दो, नो इफेक्ट। ये नो इफेक्ट, ये सिचुएशंस कब आती है? जब कोई ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है।
अगर मैंने ये बोर्ड को कितना भी पटका, इसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये नॉन लिविंग है। और अगर यही पे कोई इंसान यहाँ पे प्रेजेंट है और उसको मैं मार दूं तो उसकी कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, रोएगा, मारेगा, बोलेगा, कुछ तो बोलेगा। मतलब उसने क्या किया कि उसने सेंस किया उस चीज को और उसका रिप्लाई दिया, गिव रिस्पॉन्ड टू इट, उसको रिप्लाई दिया। अब हर एक का रिप्लाई देने का तरीका अलग हुआ। एक्शंस रिएक्शंस बोलते हैं ना, कोई एक्शन हुई तो ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ रिएक्शन कैरी आउट होगी। ऐसा तो नहीं है कि मैंने मारा तो सामने वाला इंसान शांत बैठेगा या फिर कुछ भी नहीं बोलेगा। तो जो रिस्पॉन्ड दे रहा है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, उससे हम बोलेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उसने क्या किया है, उस चीज को समझा है और उसका रिप्लाई वहां पे दिया है, रिएक्शन वहां पे आई है, तो उसे हम बोलेंगे सेंस द एनवायरमेंट एंड गिव द रिस्पॉन्ड टू इट। अब सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड इंटरएक्टिव ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या? कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा दिमाग है, मेरी खुद की बॉडी है जो मुझे बता रही है कि मुझे क्या करना है। आप लोग मुझे सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, आपको सुनना है, नहीं सुनना है, या आपका ब्रेन आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है। मतलब क्या कि आपकी जो बॉडी है वो खुद को रेगुलेट कर रही है, दूसरा आपको रेगुलेट नहीं कर रहा है। आपकी माँ आपको कितना भी बोले कि बेटा आपको टीवी नहीं देखना है, बेटा आपको टीवी नहीं देखना है, बेटा आपको टीवी नहीं देखना है, फिर भी आप टीवी देखोगे। क्यों? क्योंकि आप सारी की सारी चीजें दूसरों को नहीं मानते। आप चीजें भी कौन सी मानते हो दूसरों की? जो आपका ब्रेन बोलता है कि नहीं आपको मम्मी की सुनना चाहिए, वही चीजें आप सुनते हो, राइट ना? मतलब वो भी आपका ब्रेन ही आपको बता रहा है कि आपको मम्मी की भी सुनना है। अगर आप किसी दोस्त के साथ में जाते हो और दोनों दोस्तों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन है या फिर कोई भी चीज है, तो आपको उसका सुनना रहा तो आप सुनोगे। आपका ब्रेन आपको बोलेगा यार मुझे इंटरेस्ट है, मुझे सुनना है। लेकिन आपका ब्रेन अगर आपको बोल रहा है कि यार बहुत बोरिंग है, मुझे नहीं सुनना, तो आप नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन आपको रेगुलेट कर रहा है। आपको सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है आपकी। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोले या फिर प्लांट्स बोले, सेल्फ रेगुलेटिंग है, जहां पे वो सारी चीजें कैरी आउट होगी। देन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। आपके बॉडी में डीएनए प्रेजेंट रहता है। इसको हम बाद में डिटेल में या फिर बेसिक कंसेप्ट में भी मैं आपको समझाऊंगी कि डीएनए क्या होता है। तो आपके बॉडी में जो डीएनए प्रेजेंट है, इट इज द जेनेटिक मटेरियल। अगर वो प्रेजेंट है तो सारी प्रोसेस कैरी आउट हो रही है। डीएनए अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो सारी प्रोसेस कैरी आउट हो रही है। मतलब आप आपके पापा के जैसे हो, मम्मा के जैसे हो, या फिर आपके जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक वहां से लेके यहाँ तक आई है, आप में कुछ तो कैरेक्टर ऐसे होंगे जो आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मम्मा, पापा जहां से भी आए हैं। लेकिन कैसे आए हैं? विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वहां से ट्रांसमिट होके उन जनरेशन से, प्रीवियस जनरेशन से ट्रांसमिट होके आप में आए हैं। ओके, मतलब क्या हो रहा है कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है। कोई डीएनए आपका बाहर, बॉडी के बाहर बना नहीं रहा और आपके बॉडी में डाल नहीं रहा, वो खुद आपके बॉडी ही उसको बना रही है और सारी प्रोसेस नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी प्रिपेयर हो रही है। मतलब क्या? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इंटरएक्टिव ऑर्गेनिज्म है। इंटरएक्ट मतलब खुद के साथ में, दूसरों के साथ में इंटरैक्ट करती है। प्लांट्स भी एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि मैडम कैसे बोल रहे कि इंटरैक्ट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर एक जगह पे दो प्लांट्स अगर आप लगा दो, एक जगह पे दो प्लांट्स अगर लगा दो तो उनमें भी फाइट होती है। किस चीज के लिए फाइट होती है? कि न्यूट्रिशन के लिए, बेटर न्यूट्रिशन के लिए, बेटर वाटर के लिए। उनके जो प्लांट्स के जो रूट्स रहते हैं वो क्या करेंगे कि जितना प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो प्लांट ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा मिनरल एब्जॉर्ब करेगा सॉइल में से, तो वो ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा। अब एग्जाम्पल ले लो कि कांग्रेस ग्रास का एक टाइप है, ग्रास जिसे हम ग्रास आपने देखी होगी, गवत बोलते हैं मराठी में शायद उसको, और हिंदी में मुझे पता नहीं। ग्रास है, जो ग्रास अगर कहीं पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाए तो वहां पे दूसरे प्लांट को ग्रो होने नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसकी एक एक्सोटिक वैरायटी है। एक्सोटिक मतलब बाहर से आई हुई वैरायटी है वो ग्रास की, जो क्या कर रही है, दूसरे प्लांट्स को ग्रो होने नहीं देती। तो आपको क्या बड़े के बड़े ग्रास वहां पे दिखेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स उसमें ग्रो होते हुए नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन ग्रास के प्लांट्स ने उस जगह पे ओवरकम किया है, फाइट करके वहां पे सर्वाइव हुए, और जो छोटे छोटे प्लांट्स थे उनको सर्वाइव नहीं होने दिया है तो वहां पे डेड हो गए। लेकिन जो सर्वाइव हुए उन्होंने क्या किया? कंपटीशन किया और कंपटीशन में विन हुए, और फिर पूरी जगह पे आपको ग्रास ही ग्रास दिखेंगी, दूसरे प्लांट्स उसमें बहुत कम दिखेंगे ग्रो हुए। क्यों? क्योंकि उनमें भी कंपटीशन होता है। तो ये
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है वो इंटरएक्टिव ऑर्गेनिज्म रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। ओके, नाउ ये हमने देख लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसे बोल रहे हैं। नाउ ये दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर्स बोले हैं। पहला है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ किसे बोल रहे हैं? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ किसे बोल रहे हैं? देयर इज इंक्रीजिंग अ बॉडी मास, जहां पे बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है, increasing the body mass. We are discussing about the growth. Increasing the body mass. Okay. हमें अभी हमने इसको बोला नहीं कि बेसिक कैरेक्टर, हम जिससे बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि ये तीन चीजें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होनी चाहिए। ओके, कंसिडर करो ग्रोथ को बोला है हमने इंक्रीजिंग द बॉडी मास, जहां पे बॉडी मास इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बेबी जन्म लेता है या फिर जन्म से पहले मम्मा के गर्भ में होता है, प्लासेंटा में होता है, तो उस टाइम वो सिर्फ एक जाइगोट, उसके बाद में उसका कन्वर्शन एम्ब्रियो में होता है, उसके बाद में उसका कन्वर्शन एक बेबी में होता है, और बेबी जब मम्मी के स्टमक से बाहर आता है तब वो पूरी उसकी ग्रोथ होती है। फिर वो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर टीनेजर, फिर यंगर, फिर ओल्डर, एडल्ट और फिर ओल्डर, ऐसे सिचुएशंस में वो जाता है। ये सिचुएशंस क्यों कैरी होती है? जब मम्मी के स्टमक में से वो बाहर आया, प्लासेंटा में से वो बाहर आया, तो वैसे उतना का उतना रहा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रोथ हुई, ग्रोथ वहां पे थी, इसी वजह से वो छोटे बेबी से लेके ओल्डर एज तक बढ़ता है, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ, क्योंकि वहां पे इंक्रीजिंग द बॉडी मास। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वहां पे बॉडी मास बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट भी ले लो आप, कोई भी प्लांट अगर ग्रो होता है तो सबसे पहले बहुत छोटा होता है, वो बढ़ के फिर उसकी हाइट बढ़ती है और प्लांट्स होते हैं। हमने उसको डिवाइड, प्लांट भी डिवाइड होते हैं 3 पार्ट में, इसको भी हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। हर्ब, श्रब और ट्री, ऐसे उसकी डिवीजन है। कोई हर्बाइशियस प्लांट रहता है, बहुत छोटा रहता है, कोई श्रबी रहता है और कोई ट्री रहता है। इसको मैं बाद में आपको डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन ये भी उसके हाइट के हिसाब से है। तो कोई भी प्लांट रहे, एनिमल रहे, ह्यूमन बीइंग रहे, तो वहां पे इंक्रीजिंग द बॉडी मास हो रहा है, बॉडी मास बढ़ रहा है, तो उसे हम ग्रोथ बोल रहे हैं। तो ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, इज इट पॉसिबल, या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है? तो समटाइम दीज काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज लाइक ग्रोथ, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अबायोटिक फैक्टर और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ये सिचुएशन प्रेजेंट रहती है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द लॉ ऑफ, अगर आप किसी आइसलैंड में जाओ और आइस के हिल्स बने हुए हैं, अगर आइस वहां पे पड़ रही है, फिर से आइस का फॉल हो रहा है, वहां पे आइस फॉल हो रहा है, तो क्या होगा? जो हिल्स नॉर्मली कम हाइट के थी, वो बिकॉज ऑफ द आइस फॉल वो फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आइस फिर से यहाँ पे जमा हो गया। मतलब जो हिल नॉर्मल हाइट की थी उसकी हाइट बढ़ गई, मतलब ग्रोथ हुई। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको रेत का ये बनाना है, रेत है और आपको उसको ज्यादा चाहिए रेत, तो आप क्या करोगे? अगर एक घमेला रेत रहे तो छोटा सा एक पहाड़ बनाएंगे, हिल बनाएंगे। लेकिन आपको उसकी हाइट और ज्यादा चाहिए तो आप क्या करोगे? 2-4 घमेले लाके और वहां पे रख दोगे, डाल दोगे उस पे, तो वो बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गई? आर्टिफिशियल है लेकिन ग्रोथ है। आर्टिफिशियल है लेकिन क्या है? ग्रोथ है, वहां पे ग्रोथ हुई। अगर किसी टेबल की हाइट आपको बढ़ानी है तो आप क्या करोगे? ऊपर से जाके फिर से अटैचमेंट लगा दोगे, तो ऑब्वियसली जो छोटा हाइट का टेबल था वो बड़ा हो जाएगा। मतलब क्या हुई वहां पे? ग्रोथ। तो ग्रोथ ये जो फैक्टर है, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है? कि प्रेजेंट इन बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स। इन दोनों भी चीजों में आपको ग्रोथ नजर आई, इन दोनों भी चीजों में आपको ग्रोथ नजर आई, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर में, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर में। ओके, अब बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर में दोनों जगह पे जब ये चीजें नजर आती है, देन इट इज नॉट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तब हम इसे एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहे हैं कि
कोई ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो ही ग्रोथ वहां पे प्रेजेंट होगी, बिकॉज इन सम केसेस अबायोटिक फैक्टर में भी क्या हुई, ग्रोथ हुई. सो इट इज नॉट अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हम ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोलेंगे. नाउ रिप्रोडक्शन, it is very much important process related to continuity of a life. लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रोसेस. अगर लाइफ को कंटिन्यू करना है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग one from pre-existing life, हमारे प्रीवियस जनरेशन से एक न्यू जनरेशन फॉर्मेशन होना, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं. दैट इज वी कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन. प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेशन होना, ये कंटिन्यूटी है, रिप्रोडक्शन है, तो ये सारा प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है. इसको भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी हमको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड इसको डिस्कस करना है. अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वहां पे रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा हम बोल रहे हैं. ओके, अब कंसिडर करो स्टराइल कपल्स. बहुत ऐसे कपल्स रहते हैं जिनकी शादी होने के बाद भी उनको बेबीज नहीं होते, बच्चे नहीं होते. इट मीन्स उनसे न्यू जनरेशन क्या हुई, फॉर्म नहीं हुई. उनसे न्यू जनरेशन फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, उनसे नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेशन नहीं हुआ है. तो ऑब्वियसली अगर उनसे न्यू जनरेशन फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये जो स्टराइल कपल्स है, ये स्टराइल कपल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. ऐसा आप बोल सकते हो कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. अगर कोई आपको कपल मिल जाए और उनको बेबीज नहीं है या फिर उनको बच्चे नहीं है तो आप उन्हें बोलोगे आप जिंदा नहीं हो, ऐसा बोल सकते हो? ऑब्वियसली नॉट, दे आर लिविंग. बट ड्यू टू सम abnormalities और ड्यू टू some genetic defect in the body, it is not responsible to formation of a new organism. तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उन चीजों के लिए, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन के लिए. तो रिप्रोडक्शन ये एक्सेप्शन केस में, मतलब ये लिविंग है लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ नहीं हुई, रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं फॉर्मेशन हो रही. ओके, देन हनी बीज. हनी बीज ये एग्जाम्पल है, हनी बीज. उसके बाद में म्यूल्स. म्यूल्स किसे बोला जाता है एक्चुअली? डोंकी और हॉर्स का क्रॉस करके, डोंकी और हॉर्स का क्रॉस करके एक न्यू जनरेशन फॉर्मेशन की गई थी. उसे नाम दिया था म्यूल्स. दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूल्स. उस जो भी बेबी फॉर्मेशन हुआ उसे बोला गया था म्यूल्स. लेकिन इस म्यूल्स से न्यू जनरेशन फॉर्मेशन नहीं होती है, स्टराइल रहते हैं. स्टराइल मतलब, फर्टाइल का मतलब जो न्यू जनरेशन फॉर्मेशन कर सकता है, और स्टराइल का मतलब जो न्यू जनरेशन फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है उसे हम स्टराइल बोलेंगे. तो ये म्यूल्स क्या होता है, ये स्टराइल बनता है. मतलब डोंकी और हॉर्स, इनमें से मेल और फीमेल कंसिडर करते हैं, इनका क्रॉस लेके एक न्यू जनरेशन फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम म्यूल्स रखा जाता है. लेकिन ये म्यूल्स न्यू जनरेशन फॉर्मेशन नहीं कर पाता. लेकिन इट इज एनिमल, ये लिविंग है, लेकिन यहाँ से न्यू जनरेशन फॉर्मेशन नहीं हो रहा. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं. हनी बीज, हनी बीज में जो मेल्स रहते हैं, मेल्स आर स्टराइल. हनी बीज में जो मेल्स है उन्हें स्टराइल बोला जाता है. ये जो मेल्स है, हाफ मेल्स है, जो जिनसे न्यू जनरेशन फॉर्मेशन नहीं होते, जो स्टराइल रहते हैं. लेकिन हनी बीज तो एनिमल्स है, इंसेक्ट है, राइट ना? तो इंसेक्ट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हो कि ये न्यू जनरेशन फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, इनसे न्यू बेबीज नहीं फॉर्मेशन हो रहे, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे स्टराइल कपल्स है, हनी बीज है, म्यूज है. ये एक्सेप्शनल केसेस है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं है. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन यहाँ पे
रिप्रोडक्शन नहीं है। ओके, तो ये भी बेसिक, यहाँ पे भी बायोटिक और अबायोटिक दोनों में मिल रहा है, तो ये बेसिक कैरेक्टर नहीं है। रिप्रोडक्शन भी बेसिक कैरेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक्सेप्शन केसेस मिल रहे हैं। हम मेटाबॉलिज्म के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।